हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम सभी लोगों को पता होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या इस समय 193 है। लेकिन दुनिया में देश की संख्या और ज़्यादा है। चूँकि बहुत सारे सदस्य देश तो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, लेकिन उनको ऑब्जर्वर स्टेटस ही मिला हुआ है, यानी वो मतदान में भाग नहीं ले सकते, केवल बहस में भाग ले सकते हैं। जैसे 6 देश ऐसे हैं जिसमें वेटिकन सिटी है रोम का, जैसे आपका फ़िलिस्तीन है, जैसे कोसोवो है, जैसे अरब सहराबी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। ये सब के सब जो है वो वास्तव में यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर स्टेटस वाले देश हैं। मतदान में भाग नहीं ले सकते, लेकिन बहस में भाग लेते हैं। मैंने आपको बताया, यानी कि 193 प्लस और देशों की संख्या, बहुत सारे देश प्रिंसिपैलिटीज़ हैं, बहुत सारे देश डिपेंडेंसीज हैं, बहुत सारे देश आज भी स्वतंत्र होते हुए भी दूसरे देशों के मातहत काम करना स्वीकार करते हैं। जैसे वर्जीनिया आइलैंड है या वर्जिन आइलैंड है, वह ग्रेट ब्रिटेन के अधीन काम करना स्वीकार करता है। कोरू और किरिबाती हैं या नौरू और किरिबाती हैं, ये अमेरिकी खेमे के देश हैं। अमेरिका का अधीन रह करके ये साउथ वेस्ट पैसिफिक में स्थित है, अमेरिका के अधीन रह करके काम करना पसंद करते हैं। वर्जिन आइलैंड तो अटलांटिक ओशन में है, यह ब्रिटेन के अधीन रहकर काम करना पसंद करता है। इस प्रकार से बहुत सारे देश हैं। अब जैसे प्यूर्टो रिको है, जहाँ से ब्रह्मांड सुंदरी और विश्व सुंदरी और ब्रह्मांड सुंदरी अक्सर चुनी जाती हैं। तो प्यूर्टो रिको के नागरिकों को बस मतदान का अधिकार नहीं, और सारी चीज़ें अमेरिका के तर्ज पर ही डिजाइन की गई हैं। अमेरिका का यहाँ दबदबा है। ऐसे देशों को जनरली हम प्रिंसिपैलिटी कहते हैं या एक्स कॉलोनीज के नाम से जानते हैं, जो आज भी डिपेंडेंसीज के रूप में काम करते हैं। यानी इन प्रमुख देशों के ऊपर निर्भर है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे प्यूर्टो रिको भी वेस्ट इंडीज़ के पास स्थित एक द्वीप है, और वहाँ से बहुत सारे लोग जो है अमेरिका में काम भी करने आते हैं। तो अमेरिकी सरकार जो है, कोई इसमें कोई गुरेज नहीं है। इसी प्रकार से वर्जिन आइलैंड वैसे ब्रिटेन से तो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के बहुत सारे रीति रिवाज को, पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाए हुए है। इसी प्रकार से बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जैसे वेटिकन सिटी है, ये वहाँ चूँकि वो बैठता है क्रिश्चियन कैथोलिक पादरी बैठता है, तो इस वजह से दूसरे शब्दों में पोप बैठते हैं वहाँ। पादरी का मतलब यहाँ पोप से है, पोप बैठते हैं। इस वजह से इसको स्वतंत्र देश यानी संप्रभु राष्ट्र का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन ये वास्तव में इटली के अधीन ही है, चूँकि इसकी भी रोम के ही सबसे छोटा देश माना जाता है, और रोम में ही इसकी ये एक प्रकार से सिटी स्टेट है। रोम में ही ये शासन करता है या रोम से ही शासन करता है, लेकिन इसको सॉवरेन स्टेट का दर्जा दे रखे हैं ईसाई देश। चूँकि दुनिया में सर्वाधिक संख्या इसके अधीन आने वाले देशों की है, इसको मान्यता देने वाले देशों की है, यानी कैथोलिक धर्म को मानने वाले लोगों की है, प्रोटेस्टेंट को मानने वाले लोगों की संख्या कम है। इस वजह से पोप का महत्व कुछ ज़्यादा है, और इसको सॉवरेन स्टेट्स का दर्जा दे रखा है। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस के सदस्य देशों की संख्या तो कुल मिलाकर के 220 के ऊपर है, लेकिन ज़्यादातर देश जो हैं 193 के बाद, वो किसी दूसरे देश पर बहुत सारी चीज़ों के लिए, अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, अपने गवर्नेंस के लिए उस पर डिपेंडेंट हैं। ऐसे देशों को या तो डिपेंडेंसीज कहते हैं, और थोड़ा सा अपग्रेड और कर देंगे तो प्रिंसिपैलिटीज़ कहलाएंगे। यानी ये प्रिंसिपैलिटीज एक ऑटोनोमस प्रांत की तरह से होते हैं। भले ही वो स्वतंत्र देश हैं, लेकिन करते अंततः फॉरेन रिलेशन वगैरह। जैसे बहुत सारे देश, भारत के जैसे भूटान है,
उसने अपने विदेश नीति को भारत के नीति के हिसाब से शेप करने का फैसला किया है। यह पंडित नेहरू के थिम्पू विजिट के दौरान ही तय हो गया था 1958 में। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो दूसरे देशों के हिसाब से चलते हैं और वो अन्य देशों को अपना शत्रु मित्र उसी प्रकार से मानते हैं जैसे उसके प्रिंसिपल देश हैं, यानी प्रधान देश जैसे मानते हैं। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि भूटान में आज भी पाकिस्तान और चीन के एम्बेसीज नहीं है, दूतावास नहीं है। तो इस प्रकार से भले ही भारत में हैं लेकिन भूटान में नहीं है, यानी भूटान खुल करके इनका विरोध करता है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं ऐसे 6 देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर तो हैं लेकिन ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करते हैं। वो मतदान में भाग नहीं ले सकते, भले वो बहस में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इकोसॉक यूएन इकोसॉक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी एक परमानेंट बॉडी है 6 बॉडीज में से, जिसमें कि इकोसॉक के अंतर्गत ही अंकटाड का गठन किया गया 1964 में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने बहुमत के आधार पर मतदान द्वारा तय किया था। अंकटाड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एफडीआई या इन्वेस्टमेंट संबंधी ग्रोथ, ट्रेड संबंधी ग्रोथ आदि पर अपनी रिपोर्ट पेश करता है, एनुअल रिपोर्ट देता रहता है। उसने अभी हाल में एक रिपोर्ट दिया है जिसमें उसने बताया है कि किस प्रकार से विश्व व्यापार में उन 2025 में मंदी आ सकती है। वो उसका कहना यह मंदी ऑलरेडी है। हालांकि उसने चीन और भारत के लिए एक सिल्वर लाइनिंग दिया है। दूसरे शब्दों में चीन और भारत का प्रोस्पेक्ट 2023 में भी अच्छा था, 2024 में भी अच्छा था, ऐसा इसका कहना। जैसे 8% एनुअल ग्रोथ की दर से दोनों भारत के नज़रिए से भारत का व्यापार बढ़ा है चीन के साथ, और 7% के जरिए जो है वो ये बढ़ा था, इंपोर्ट बढ़ा था। जबकि एनुअल ग्रोथ रेट जो है जीडीपी ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं 2023 में थोड़ा ज़्यादा था, 6.5% था। 2024-25 में ये 2024 तक की रिपोर्ट 2024 में ये कम हो गया है, ये 6.4% हो गया है एनुअल। तो इस प्रकार से भारत और चीन के बीच व्यापार की स्थिति काफ़ी अच्छी रही है। हालांकि वार्षिक व्यापार वृद्धि दर में कमी आई है। भले ही क्वार्टरली व्यापार वृद्धि दर 8 और 7% हो, लेकिन वार्षिक व्यापार वृद्धि दर में 2% की ही बढ़ोतरी है। फिर भी भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते को इसने बेहतर बताया है और पूरी दुनिया में इनको आगे रखा है। भारत के ग्रोथ रेट को भी सराहा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं इसमें पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में है, जैसा कि अंकटाड रिपोर्ट से पता चलता है। लेकिन भारत और चीन के लिए यह एक ब्राइट खबर है, यानी यह एक अच्छी खबर है कि ये दोनों मंदी की चपेट में नहीं। आपसी व्यापार बायलैटरल ट्रेड जो है इन दोनों के बीच ग्रो कर रहा है। और आपको बताया क्वार्टरली ज़्यादा है, एनुअल कम है। अब एनुअल कम है तो ओवरऑल एनुअल हो सकता है किसी क्वार्टर में बहुत नीचे आ गया हो, 2-3 क्वार्टर में, और इधर हाल के क्वार्टर में तो ये वृद्धि सिग्निफिकेंट रही है। तो इस प्रकार से भारत और चीन के बीच जो भी हो व्यापार में वृद्धि देखी जा रही है और दोनों के बीच ठीक ठाक व्यापार चल रहा है। चीन भारत का आप सभी लोगों को पता होगा तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, तीसरे नंबर पर यूएई हो गया है, पहले नंबर पर अमेरिका है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा भाव भी खा रहे थे। दूसरे नंबर पर चाइना है। चाइना और भारत का व्यापार जो है ठीक ठाक तरीके से, अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन अंकटाड इनको 114 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब रखता है। कहीं कहीं 118 124 मिलता है भारत और अमेरिका के बीच, है 126 मिलता है भारत और अमेरिका के बीच एनुअल ग्रोथ रेट व्यापार में। लेकिन भारत को इसमें फ़ायदा अमेरिका के साथ व्यापार में,
अमेरिका के साथ व्यापार बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के मामले में भारत की ओर झुका हुआ है, जबकि चीन के साथ उल्टा है। चीन के साथ भारत का व्यापार निगेटिव है, यानी भारत खरीदता ज़्यादा है, बेचता कम है। दूसरे शब्दों में भारत का इंपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है। इस वजह से व्यापार घाटा, नहीं, भारत का इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, सॉरी। तो इस प्रकार से भारत का व्यापार घाटा और भुगतान संतुलन, व्यापार घाटा जिसको कैड के मेजर में और भुगतान संतुलन को भी कैड के मेजर में ही, एक्चुअली भुगतान संतुलन को ही मेजर करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के मामले में। भारत चीन के साथ उसका व्यापार घाटा ज़्यादा है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं 2/3 सामान भारत चीन को बेचता है, तो यानी सॉरी, ये 2/3 खरीदता है तो 1/3 बेचता है, यानी भारत की खरीद ज़्यादा है और बिक्री कम है। इस वजह से व्यापार घाटा अधिक है भारत का चीन के साथ। इसको सुझाव दिया है, अंक पाटने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच व्यापारिक जो रिश्ते हैं वो बेहतर स्थिति में है, ऐसा अंकटाड रिपोर्ट 2024-25 बताती है। 2024 तक का ही आंकड़ा है इसमें। आप सभी लोग पता है दिसंबर 1964 में ही अंकटाड का गठन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की पहल पर इकोसॉक के सुपरविजन में हुआ था। यूनाइटेड नेशंस की 6 परमानेंट बॉडी है, उसमें से एक इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है। तो देखना है आगे क्या होता है, आगे जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा।